ख्याल से अभी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। ओके, बजाज फाइनेंस। अच्छा, शरद जी से कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं हो पाई है। शरद जी, कोई स्टॉक तो इस समय आपको पसंद आ रहा हो? हाँ जी, मुझे लगता है विप्रो इन वैल्यूएशंस पे एक अट्रैक्टिव बेट हो सकती है आने वाले समय के लिए। बीएफएसआई में जो इनका एक्सपोजर है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट करे, बट मुझे नहीं लगता वो इतना मटेरियल होगा कुछ, क्योंकि बड़े इकाई में जहाँ इनका ऑर्डर फ्लो है वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग फ्लो है। और कंपनी ने जो बड़े अपने कस्टमर्स हैं वहाँ पे भी लगभग 15% जैसी ग्रोथ पिछली तिमाही में भी रिपोर्ट की है। आने वाले समय में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। क्लाउड और क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज में ठीक ठाक ग्रोथ रहनी चाहिए आने वाले समय में भी। अट्रिशन का जो इशू था वो भी लगभग हमारे पीछे है, वहां से इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमें लगता है कि आसानी से कंपनी 15-16% का सीएजीआर क्लॉक करेगी अगले 2-3 साल में, और जैसे कंसल्टेंसी वाला बिजनेस रैंप अप होता है उसकी एक एडिशनल एडवांटेज आनी चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर FY24 के नंबर पे लगभग 20 टाइम भी ट्रेड करता है तो हमें लगता है ₹500 के लक्ष्य के हिसाब से विप्रो एक काफी बढ़िया बेट है। 100 का टारगेट यहाँ पर विप्रो में आप दे रहे हैं, तो गिरते बाजार में अगर आपने कुछ आईटी काउंटर्स खरीदने तो विप्रो पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉकेट जिस पर हमने देखा था पूरा रिवर्सल आ गया है। फ्राइडे के सेशन में आपको याद होगा इसी कार्यक्रम के दौरान एक न्यूज़ फ्लैश आया था आरआरआर को लेकर, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है चाइना का, और उसमें कटौती की गई थी। मैं आरआरआर तो मैंने एक्चुअली पहले जब मैंने जो देखा मुझे लगा इनको क्या हो गया। ऑनेस्टली अनुज, मुझे एक्चुअली लगा था मूवी पर है फ्लैश, फिर आगे बढ़ा। तो अब मैं उसे आरआरआर ही वहाँ सीआरआर की जगह आरआरआर यूज करते हैं। मैं कहा मंडे को आज था एकदम, या तो मार्केट ही इतना खराब हो गया कि अभी यही डिस्कस करना रह गया। तो ऑस्कर तो लास्ट वीक हो चुका था आरआरआर का। ये उस दिन मेटल्स का ऑस्कर परफॉर्मेंस था ना, अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन आज वो पूरी तेजी गायब हो गई है। तो आप हिंडाल्को देखिए, टाटा स्टील देखिए, जेएसडब्ल्यू देखिए, मिड कैप्स में तो ऑफ कोर्स स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तो तेजी वो आरआरआर वाली बहुत शॉर्ट लिव्ड रही। शरद, आप कैसे पढ़ रहे हैं? जैसे जैसे ग्लोबल सिचुएशन और भी खराब होगी, खुदा ना खास्ता वैसे हो, लेकिन अगर वैसी होती है क्या इनमें और अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको अग्रेसिव सेलिंग यहाँ से आगे देखने को मिलेगी। 2-5% देखिए, 2-3%, 5% मूवमेंट तो कभी भी आ सकता है, उसको एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट लार्जली मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है कि बाजार जैसे जैसे अगले 3 महीनों में चाइना को फुल्ली फंक्शनल होने का जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है, वैसे वैसे जो बड़े सेंट्रल बैंक है उनका जो स्टांस है उसमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल बैंक काफी समय बाद शायद वापस अपने हिस्टोरिकल जो मीन है उसकी तरफ वापस चले गए हैं, जहां वो डेटा आने के बाद ही बोल रहे हैं कि हम अपना स्टांस रिवर्स करेंगे, कुछ प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। जनरली सेंट्रल बैंक्स वैसे ही काम करते थे, बट पोस्ट कोविड जो सिनेरियो था उसमें सब लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे फॉरवर्ड को। बट अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे अगले 3 महीने में चाइना फुल्ली ऑपरेट करता है, शायद मोस्ट प्रोबेबली रशिया यूक्रेन से और कुछ निगेटिव निकल के नहीं आता है फर्दर एस्केलेशन में, कोई कमी तो नहीं आ रही है, लेकिन फर्दर एस्केलेशन नहीं आती है तो वो पॉजिटिव रहेगा। और चाइना में जैसे जैसे पूरा फंक्शनल होता है वैसे वैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक अपने दूसरे रोल की तरफ भी ध्यान देगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। क्योंकि सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना उनकी मैंडेट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में काफी प्रॉब्लम आई है, और अगले 3 महीने में मेरे हिसाब से जैसे जैसे चाइना से सप्लाईज नॉर्मलाइज होती है आपको इन्फ्लेशन पे भी काफी बड़ा हिट देखने को मिलना चाहिए। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने थोड़े से ट्रबलसम रह सकते हैं, बट उसमें भी आपको ज्यादा करेक्शन बाजार में नहीं देखने को मिलनी चाहिए।